नमस्कार बच्चों, हम सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक 8वां सर्ग पढ़ रहे हैं और अपने पिछले व्याख्यानों में हमने इसकी कथा वस्तु पर बात की है और कथा वस्तु के साथ साथ ही इस नाटक के माध्यम से सुरेंद्र वर्मा जी ने जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं हमने उस पर भी चर्चा की है। इस नाटक में कुल 3 अंक हैं। 2 अंकों पर हम बात कर चुके हैं और आज अपने इस व्याख्यान में हम इस नाटक के अंतिम तीसरे अंक पर बात करेंगे। तीसरा अंक प्रस्तुत नाटक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है और यहाँ पर नाटककार सुरेंद्र वर्मा ने हर्ष और विषाद नामक जीवन की दोनों स्थितियों को बड़ी ही खूबसूरती के साथ में अपने कथानक के साथ साथ अभिव्यक्त किया है और यही कारण है कि नाटककार ने इस अंक को 2 दृश्यों में विभक्त किया है। पहले दृश्य में नाटककार ने पुनः जो प्रथम अंक का बसंतोत्सव था उसके उल्लास का अभिव्यक्तिकरण किया है और दूसरे और तीसरे अंक के कथासूत्र में जो 3 वर्ष का लंबा अंतराल है उसको भी कुशलता के साथ समेटने का प्रयास किया है। तीसरे अंक के प्रथम दृश्य का प्रारंभ होता है नाटककार ने रंगों के पात्रों में पानी भरती अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की पंक्तियों को गुनगुनाती हुई सेविका अनुसुईया से किया है। सेवक कीर्ति भट्ट और सेविका अनुसुईया को आपसी छेड़छाड़ के माध्यम से नाटककार ने 3 वर्ष के दीर्घ अंतराल के बाद एक बार फिर से मदनोत्सव और कालिदास के राजकीय सम्मान के कथासूत्र को पकड़कर नाटक की कथा को चरमोत्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास किया है। अनुसुईया और कीर्ति भट्ट के वार्तालाप से पता लगता है कि कालिदास अब 3 वर्ष के पश्चात एक बहुत ही प्रतिष्ठित कवि और नाटककार के रूप में समाज में स्थापित हो चुके हैं। उनका जो विरोध जो हम देख रहे थे पहले और दूसरे अंक में, वो अब तीसरे अंक में जो 3 साल बाद खुलता है उसमें आकर बिल्कुल ही परिवर्तित हो गया है। वो विरोध अब सम्मान में बदल गया है और उनका जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है कालिदास का, वो भारत के कोने कोने में प्रशंसित और मंचित हो चुका है और अब इस मदनोत्सव पर नगर के कोलाहल से दूर एक कुटीर में वो रघुवंश नामक महाकाव्य की रचना में तल्लीन है और कालिदास की व्यापक ख्याति को देख करके 3 वर्ष बाद एक बार फिर से शासन उन्हें सम्मानित करने की योजना बना रहा है। इसी उद्देश्य से रंगशाला में कालिदास के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया जाता है। प्रियंवदा अपने अश्वमेध यज्ञ के दौरान जिन जिन क्षेत्रों में गए वहाँ उन्होंने स्वयं देखा कि उनके भीतर का रचनाकार जो है वो कि कालिदास के भीतर का जो रचनाकार है वो जनमानस में कितनी गहराई तक बस चुका है। परिचारिकाओं के वार्तालाप से ये भी ज्ञात होता है कि आज वसंतोत्सव के दिन राजधानी में बहुत अच्छी चहल पहल है। चारों ओर अभिज्ञान शाकुंतलम और उसके पात्रों की चर्चा हो रही है। आज से पूर्व संस्कृत नाटकों के इतिहास में किसी भी नाटक को इतनी लोकप्रियता और गौरव प्राप्त नहीं हुआ जितना कि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम को। और इसी समय कालिदास की पत्नी प्रियंगु मंजरी का मंच पर प्रवेश होता है। वह अपनी दोनों परिचारिकाओं को अपने अपशगुनों के बारे में बताती है। तब दोनों ही उन्हें आश्वस्त करती है कि आज के दिन ऐसा कुछ भी अशुभ और अपमानजनक होने वाला नहीं है जैसा कि आज से 3 वर्ष पूर्व हुआ था। तो आज का दिन निसंदेह ही सबके लिए मांगलिक है
और वो कहती है कि कालिदास तो पहले ही लोकमानस के द्वारा अभिनंदित हो चुके हैं। शासन के द्वारा जो ये अभिनंदन किया जा रहा है वो तो एक औपचारिकता मात्र है। लेकिन ये सुनकर भी प्रियंगु मंजरी आश्वस्त नहीं हो पाती, क्योंकि वो जानती है कि राजधानी में जो राजनीतिक कुचक्र और षड्यंत्र हैं वो उनसे भली भांति परिचित है। इसी समय कीर्ति भट्ट का प्रवेश होता है और प्रियंगु मंजरी उनसे पूछती है कि स्वामी कालिदास अभी तक क्यों नहीं आए। कीर्ति भट्ट बताता है कि कविवर रचना में तल्लीन हैं और इसीलिए वो अपने उस काव्य प्रसंग को समाप्त करके सीधे ही रंगशाला के समारोह में पहुंच जाएंगे। इसके पश्चात वह प्रियंगु मंजरी को बताता है कि वह आजकल कितनी मानसिक यातना झेल रहा है। वो कवि का निकटतम सेवक है, लेकिन कवि कालिदास ने अपनी किसी भी कृति में उसका जिक्र नहीं किया, जबकि दोनों सेविकाएं प्रियंवदा और अनुसुईया जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम के माध्यम से बहुत ख्याति अर्जित कर चुकी है। थोड़ा सा नाटककार ने यहाँ पर हास्य का समावेश करने का सोचा है, प्रयास किया है। और उसके बाद प्रियंगु मंजरी आश्वस्त करती है कीर्ति भट्ट को कि वो इसके बारे में कालिदास से अवश्य ही बात करेगी। और इसी समय राजभवन से प्रियंगु मंजरी को लेने के लिए रथ आ जाता है और प्रियंगु मंजरी दोनों अपनी परिचारिकाओं के साथ में समारोह में चली जाती है। और इसके साथ ही तीसरे अंक का प्रथम दृश्य समाप्त हो जाता है। प्रथम दृश्य का समापन जब मंच पर होता है तो अंधकार हो जाता है और दूसरे दृश्य का आरंभ जब मंच पर होता है तब भी अंधकार रहता है और एक उदास संगीत भी उसके साथ साथ चलता रहता है। तो पहले दृश्य का जो अंधकार है बच्चों, वो मंच जो पटाक्षेप होता है कि पहला दृश्य समाप्त हो रहा है उसका संकेत हो दिया है। लेकिन जो दूसरा दृश्य जब शुरू हो रहा है और वो अंधकारमय वातावरण व्याप्त है वहाँ पर, तो वो एक वातावरण में जो निराशा और अवसाद है उसको अभिव्यक्त करने के लिए बताया गया है। समारोह से लौटकर प्रियंवदा और अनुसुईया घर में दीप प्रज्वलित कर प्रकाश व्यवस्था कर रही है और इसी समय वहाँ पर प्रियंगु मंजरी आती है और उनसे कहती है कि उसे जो अपशगुन हो रहे थे वे असत्य नहीं थे। वो परिचारिकाओं से व्यथित होकर कहती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वसंतोत्सव को इस घर से बेर हो गया है और वसंतोत्सव यहाँ पर प्रसन्नता आह्लाद लेकर आता ही नहीं है। पिछले तीन साल पहले भी ऐसे हुआ था और अब फिर से उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। प्रियंगु मंजरी रंगशाला में आयोजित सम्मान समारोह और वहाँ एकत्र विशाल जनसमूह के उत्साह का उसे स्मरण होने लगता है और उसके स्वगत कथन से यहाँ पर नाटककार सुरेंद्र वर्मा ने यह बताया है हमें पाठकों को कि वहाँ उस सम्मान समारोह जो कविवर कालिदास के सम्मान में शासन द्वारा किया जा रहा था उसमें नगर के सभी प्रतिष्ठित जन उपस्थित थे, किंतु कविवर कालिदास का आसन खाली था क्योंकि कालिदास वहाँ समारोह में पहुँचे ही नहीं। तो इस प्रकार से समारोह एक बार फिर से विफल रहा और राज्य एक बार फिर से कवि को सम्मानित करने का गौरव प्राप्त नहीं कर सका। इसी बीच आर्य सौमित्र प्रियंगु मंजरी से भेंट करने आते हैं और बताते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो कालिदास का मन थोड़ा सा उछटा हुआ है। और इसी वार्तालाप से संकेत मिलता है कि पिछले दिनों राजधानी में बहुत सारी प्रतिभाशील लोग पधारे थे, लेकिन किसी से भी कालिदास जी ने बात नहीं की थी। तो इस तरह से लगता है कि कालिदास जी अन्यमनस्क से है। और जब ये बात हो रही होती है तभी कालिदास वहाँ पर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो सम्मान समारोह में जाना उनके लिए व्यर्थ था और इसीलिए वो शिप्रा नदी के तट पर बैठे हुए प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे थे। वो बताते हैं कि सम्मान समारोह उन्हें निरर्थक प्रतीत हुआ क्योंकि जनमानस से तो उन्हें अथाह प्रशंसा पहले ही मिल चुकी थी और इस प्रशंसा ने उन्हें जो आत्मसंतोष दिया है वो उन्हें लगा कि सम्मान समारोह में जाकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और उसी समय सम्राट चंद्रगुप्त स्वयं वहाँ पर आ जाते हैं
तो कालिदास उन्हें बताते हैं कि वे समारोह में जानबूझकर या एक अभिनय भाव के साथ अनुपस्थित नहीं रहे थे, बल्कि उन्हें 3 वर्ष पहले का वह राजकीय सम्मान समारोह स्मरण आया था और वो सम्राट से कहते हैं कि अब इस सम्मान समारोह के द्वारा कोई खास कुछ होने वाला था नहीं और उसकी आवश्यकता उन्हें महसूस नहीं हुई, इसीलिए वो उस समारोह में नहीं पहुंचे। साथ ही चंद्रगुप्त को वो ये भी बताते हैं कि जब वो अकेले थे और उन्हें शासन का संरक्षण चाहिए था, तब उनको वो नहीं मिला। और अब जब वो लोक प्रतिष्ठित हो चुके हैं तो शासन स्वयं उनका सम्मान करके और अपनी ख्याति को प्राप्त करना चाहता है, यश प्राप्त करना चाहता है। तो चंद्रगुप्त कालिदास की ये बातें सुनकर अपराध बोध उन्हें होता है और वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो 8वां सर्ग है बच्चों, वो इस दृष्टि से विशिष्ट बन गया है कि इसके माध्यम से नाटककार ने राजनीतिक दबाव में जो एक रचनाकार की प्रतिभा है वो किस तरह से पिसती है, उसको बहुत ही सशक्त रूप से इस मुद्दे को नाटककार ने उठाया है। और भी बहुत सारे समसामयिक मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे अश्लीलता का प्रश्न, रचनाकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न, या किसी भी जटिल विवादास्पद स्थिति से बाहर निकलने के लिए जो ये निर्णायक समितियां, जांच समितियां गठित कर दी जाती है सरकारों के द्वारा, उस प्रावधान पर भी व्यंग्य किया गया है। तो इस तरह से यह नाटक बहुत सारे मुद्दों को उठाता है और इसके साथ ही साथ ये सारे मुद्दे चूँकि वर्तमान में भी हमारे आसपास उपस्थित हैं, इसलिए यह नाटक वर्तमान स्थितियों में भी बहुत प्रासंगिक बन पड़ा है। धन्यवाद।